नमस्कार सभी साथियों को। राम राम। हाँ, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपका जीएस पाठशाला में। तो कल की क्लास में हमने जाना था कोशिका। कोशिका के जो है सिद्धांत किसने दिए, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और कोशिका को हम अंदर से देखेंगे। कोशिका का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में हम आज और जानेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, बुक निकाल लो, अपनी कॉपी पेन निकालो, लिखने लगो। ठीक है, देखो ये होती है सेल। ये क्या है? सेल है। गोल सेल हमारे अंदर जो है गोल सेल पाई जाती है। गोल सेल है। ठीक है, अब ये जो सेल होती है ये जो मतलब ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। तो उसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये कोशिका झिल्ली देखो किसकी बनी होती है। ये जो कोशिका झिल्ली आपको गोल गोल दिख रही है, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है ना। तो एग्जाम में पूछता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आप बता दो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, ये कोशिका जो झिल्ली होती है ये पादप में भी और पेड़ पौधों में भी, या पादप में भी और जंतु दोनों में पाई जाती है। अर्थात पेड़ पौधों में भी ये पाई जाएगी और जंतु में भी ये पाई जाती है। तो ये कहाँ पर? तो ये पादप में भी पाई जाएगी। ठीक है, और ये जंतुओं में भी पाई जाएगी। तो दोनों जगह जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर एक नोट लिखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वो केवल केवल कहाँ पर पाई जाती है? केवल केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। कहाँ पर? कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। प्लांट में पाई जाती है। ये एक नोट लिखिएगा, कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। ठीक है, अब प्रोटीन की बनी होगी, पादप में जंतु दोनों में पाई जाएगी। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है? अर्ध पारगम्य होगी। अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होगी, है ना। अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, है ना। सेमी परमिएबल होती है कौन? कोशिका झिल्ली। क्या है सेमी परमिएबल? है क्या ये? तो सेमी परमिएबल देखो क्या है, ये कुछ ही पदार्थ को अंदर आने की अनुमति देगी और कुछ ही पदार्थ को बाहर जाने की अनुमति देती है। कुछ ही पदार्थ को अंदर आने की अनुमति देगी ये कोशिका झिल्ली, कुछ पदार्थ को अंदर आने की अनुमति देगी, कुछ पदार्थ को बाहर जाने की अनुमति देती है। तो इसलिए अर्धपारगम्य, ये अर्धपारगम्य होती है। अब हम जानेंगे कोशिका के अंग के बारे में। इसके अंदर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में यही पूछा जाता है, किसकी बनी होगी? तो प्रोटीन की बनी होगी, है ना। पादप व जंतु दोनों में पाई जाएगी, अर्धपारगम्य होगी, सेमी परमिएबल होगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर के बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर में जो अंग है वो कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, कोशिका झिल्ली के अंदर एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन के द्वारा की गई। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई है, अल्टमैन के द्वारा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा क्या? ये इंपॉर्टेंट है। देखो समझाता हूँ पहले आपको, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया करेगा क्या? जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। कहाँ जाती है ऑक्सीजन? फेफड़ों में जाती है। तो फेफड़ों में जैसे ही ऑक्सीजन जाती है तो फेफड़े में क्या आया होता है? ब्लड आया होता है। ठीक है, ब्लड ही तो उस ऑक्सीजन को लेके जाएगा ना। तो ब्लड आया होता है। ब्लड कहाँ पर जाएगा? ब्लड ऑक्सीजन को लेके ब्लड ब्लड जाएगा हमारे हृदय में, हृदय में जाएगा, है ना। हार्ट में जाएगा। अब हार्ट क्या करेगा? जोर से उसको पंप करेगा, पंप कर देगा जोर से। तो पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर में घूमेगी, पूरे शरीर में घूमेगी। अब पूरा शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। तो कोशिका उस ऑक्सीजन को लेगी, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ पर जाने वाली है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाली है। ऑक्सीजन कहाँ जाने वाली है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ऑक्सीजन आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सी श्वसन करता है। क्या करता है? ऑक्सी श्वसन करता है, ऑक्सी श्वसन करता है। ऑक्सी श्वसन ये करेगा। जैसे ही ये ऑक्सी श्वसन करेगा तो ये 38 एटीपी का निर्माण होगा, 38 एटीपी का निर्माण होगा। तो आप कहोगे भैया एटीपी क्या है? ये एटीपी तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में पूछा जाता है एटीपी की फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताओगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। मीनिंग पे मत जाइएगा, है ना। तो बोलने जो जितना मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान रखिएगा। तो ये 38 एटीपी का निर्माण करेगा, 38 एटीपी का निर्माण करेगा।
इस 38 एटीपी से हमको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलने वाला है। इस 38 एटीपी से हमको एक ग्लूकोज मिलेगा, है ना, क्या मिलने वाला है, एक ग्लूकोज मिलेगा। इस एक ग्लूकोज से हमको क्या मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। एक ग्लूकोज से क्या मिलने वाला है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है। 4.2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा, किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलेगी। 4.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है ना। तो जो भी हमें ऊर्जा आती है, जो भी हमें ऊर्जा आती है वो कहाँ से आ रही है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया वो उस ऊर्जा को बना रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे, ऑक्सीश्वसन करके, ऑक्सीश्वसन करके ना। इसकी हम पूरी प्रक्रिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे भैया, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अभी बस ऊपर ऊपर से इतना जान लीजिए, इतना जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा की गई। ऑक्सीश्वसन करेगा, 38 एटीपी का निर्माण होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ग्लूकोज बनेगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको ये देगा, ठीक है। पूरे दिन भर में हमको जो है 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, है ना। तो 2500 कैलोरी की आवश्यकता हमें होती है काम करने के लिए पूरे दिन भर में। तो ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। जब वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा तो कुछ इस प्रकार की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में पाई गई। तो ध्यान रखना, कुछ इस प्रकार की संरचना पाई गई माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ इस प्रकार की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। या ध्यान में रखना, आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या है, तो वो है क्रिस्टी। किस नाम से उसको जाना जाता है, क्रिस्टी इसको नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको इतनी सब बातें ध्यान में रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको इतनी सब बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको हिंदी में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, आप हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में इसको वर्ड को याद रखिएगा, है ना। सूत्रकणिका वैसे बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में बोला जाता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, ठीक है। आप इंग्लिश में ज्यादा याद रखिएगा इसको, सूत्रकणिका, इसको इंग्लिश में ज्यादा आप याद रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है बॉडी का, क्योंकि ये ऊर्जा बना रहा है। तो ऊर्जा बना रहा है तो भैया इसको पावर हाउस ही तो बोलोगे, पावर हाउस है ये, बॉडी शोर यही बनाता है, पावर हाउस तो यही है, पावर हाउस है ये। अब हम दूसरे अंग की बात करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ईआर होता है, कुछ इस प्रकार का ईआर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अंतःप्रदव्य जालिका, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। देखो ये करता क्या है, ये करेगा क्या, ये कोशिका को पिचकने से बचाने का काम करता है, कोशिका को पिचकने से बचाएगा, है ना। जैसे हमारे पूरे हाथों में कोशिका, पूरे, है ना, पूरा शरीर हमारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो ये कोशिकाओं से पिचकने से बचाने का काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कोशिकाओं को पिचकने से बचाएगा। आंतरिक कंकाल बोला जाता है इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल, है ना, आंतरिक कंकाल इसको बोला जाता है, आंतरिक कंकाल, इसको क्या बोला जाएगा, आंतरिक कंकाल बोला जाता है। आंतरिक सहायता प्रदान ये करने वाला है, तो ये आंतरिक कंकाल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसको लिखते हैं कि ये पिचकने से बचाएगा, है ना, पिचकने से बचाएगा, है ना। तो ये पिचकने से बचाने का काम करेगा। और क्या इसको बोला जाता है, इसको आंतरिक कंकाल बोला जाता है, आंतरिक कंकाल, ठीक है। इसको आंतरिक कंकाल बोला जाता है ना। आंतरिक सहायता देगा, यानी कोशिका के जो अंदर से नींव रखेगा ये, है ना। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर को जो खड़ा करने का कर रहा है, हमारा शरीर को जो पिचकने से बचा रहा है, कौन है वो, हड्डी तो है, हमारी बोन है, हमारा बोन है, हमारा अंदर बोन पाई जाती है। अगर बोन नहीं होती तो क्या होता, हमारा शरीर ऐसे ही हो जाता, बिल्कुल ही ढह जाता हमारा शरीर, कह सकते हैं, तो बिल्कुल ही, है ना, मोम की तरह पिघल जाता, मतलब बिल्कुल गिर जाता। तो ये आंतरिक कंकाल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल होगा, ठीक है। अब देखो इसके होंगे दो टाइप, है ना। तो दो टाइप आपको इसको ध्यान में रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से के होंगे। पहला प्रकार होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, हिंदी में इसका नाम होता है चिकना, या फिर चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा इसका क्या नाम होता है, दूसरा इसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। दूसरा इसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका इसका नाम होता है। दिख रहा है आपको नीचे, दिख रहा है, मुश्किल दिखेगा। खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका इसका नाम होता है, आप इतना याद रखिएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है? क्योंकि ये वसा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? वसा का निर्माण करेगा, वसा यानी फैट, है ना। वसा का ही निर्माण करेगा। क्या करेगा? वसा का निर्माण करेगा। फैट का ही निर्माण करने वाला है, वसा का ही निर्माण करने वाला है। किसका निर्माण करने वाला है? फैट का ही निर्माण करेगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट का ही निर्माण करेगा। जबकि आप देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा देखो यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये रफ क्यों है ना। इस जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक साइड तो क्या है? चिकना, एक साइड क्या है? चिकना है, बिल्कुल स्मूथ, और एक साइड क्या है? खुरदरा है। तो पूछो भैया खुरदरा है क्यों, ये तो बताइए, है ना। जब वैज्ञानिकों ने जूम करके देखा इसे, है ना, जब वैज्ञानिकों ने सोचा भैया ये वो है ना, तो खुरदरा है क्यों, ये बताइए। तो वैज्ञानिकों ने जब जूम किया, इस पे जूम किया, तो कुछ दाने दाने के समान इस पे संरचना पाई गई। एक साइड दाने दाने के समान कुछ ऐसी संरचना यहाँ पर पाई गई, और इसी संरचना को क्या कहा गया? राइबोसोम कहा गया। इसी संरचना को राइबोसोम कहा गया। तो ये राइबोसोम क्या है भैया, है ना। तो रफ में क्या है, क्यों है ये रफ? क्योंकि इसमें पाया जा रहा है राइबोसोम, राइबोसोम, है ना। इसको मिटाते हैं फिर दिखते हैं फिर, है ना। तो ये खुरदरा है क्यों, है ना, खुरदरा है क्यों, ये रफ क्यों है ये? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं दाने दाने की समान संरचना, जिसको कहा गया राइबोसोम, है ना। तो एक खुरदरा है, तो उस पर कहा गया राइबोसोम, 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 ठीक है, राइबोसोम। तो ये पाया गया राइबोसोम। चलिए, राइबोसोम क्या करने वाला है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, और इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण करेगा, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या करेगा राइबोसोम? प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करेगा, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। अच्छा, पूछता है एग्जाम में, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है, ठीक है। राइबोसोम ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब अच्छा, राइबोसोम छोटा हुआ है बड़ा हुआ? आप देख रहे हो राइबोसोम काफी छोटा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, शॉर्ट में ER, तो उसके अंदर दाने दाने के समान, बिल्कुल दाने दाने के समान कौन पाया जा रहा है? राइबोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है। अच्छा, अब ये राइबोसोम भी टू टाइप के होंगे, राइबोसोम भी दो प्रकार से होंगे। देखिए कौन कौन सा होगा। एक राइबोसोम होता है 70S, है ना, 70S राइबोसोम, इसको कह सकते हैं 70S राइबोसोम। एक होता है 80S राइबोसोम, है ना, एक होता है 80S राइबोसोम। ये दो ध्यान में रखना है आपको, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, है ना। अब ये 70S राइबोसोम क्या होता है? ये होता है हल्का, हल्का मतलब क्या है? कम प्रोटीन का निर्माण करने वाला है। तो ये क्या करेगा? कम प्रोटीन बनाएगा, कम प्रोटीन बनाता है, कम कम प्रोटीन ये बनाता है। क्या होगा? हल्का होगा भैया, हल्का होगा। किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? आप पूछोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 80S जो प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? भारी होता है। क्या होगा? भारी होगा, है ना, भारी होगा। ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करने वाला है, ये ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो क्या है? ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। कौन? 80S राइबोसोम। किसमें पाया जाता है? इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? बोलेगा 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्या होगा? भारी होगा, ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आता है? यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं हम, है ना, जो भी मनुष्य है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आएंगे। जितने भी जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, हाथी, शेर आप देख रहे हो, तो उसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। हमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इनमें क्या है? ज्यादा प्रोटीन वाला चाहिए ना, तो ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला चाहिए, तो 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम में पाया जाता है। जबकि ये देखोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के हैं वायरस, बैक्टीरिया, तो इनमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। इतने चुन्नू चुन्नू से होते हैं वो, हैं बिल्कुल चुन्नू चुन्नू से, दिखते भी नहीं है वो बिल्कुल वायरस। तो कहाँ पर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं वायरस, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वायरस आते हैं, ठीक है भैया, इतना ध्यान रखिएगा। 70 राइबोसोम, ठीक है।
अब वाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता लगा, ये बात जाननी आपको जरूरी होती है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये बात आपको जाननी होगी, ठीक है, जाननी होगी। अब आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, आगे बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। ये हो चुका है राइबोसोम, इतना ही है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आगे पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी देखो, राइबोसोम की खोज जो है जी पैलेट पैलेट नाम से एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी जी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जी, ठीक है। ये देखो क्या करता है, इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, जिन्होंने खोज की उन्हीं के नाम से जो है दिया गया गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो जीबी के बारे में हम पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो खोज करनी करी है ना, इसकी खोज की है कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। तो ये तो याद रखना इतना आसान है, ठीक है, बहुत आसान। अच्छा ये करेगा क्या, देखो करेगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ने जो भी ऊर्जा बनाई है, बनाएंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वहां पर बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस राइबोसोम को है ना, वो सॉरी प्रोटीन को और ऊर्जा को लाने ले जाने का काम जो कौन करेगा, यातायात, ऊर्जा को सारी जगह पहुंचाने का काम कौन करने वाला है, ये करने वाला है कौन, गोल्जी बॉडी, कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, बॉडी क्या करेगा, यातायात में सहायता करेगा, किसको, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, है ना, परिवहन करने का काम करेगा, ऊर्जा परिवहन करेगा। तो ये सब कुछ कौन करने वाला है, गोल्जी बॉडी। बस इतना ही गोल्जी बॉडी में पूछा जाता है, ये यातायात का काम करेगा, जो भी ऊर्जा बनी है ना, जो भी ऊर्जा बनी है हमारे, जो भी प्रोटीन बने हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट बना है, तो उसको यातायात का काम करेगा, यातायात परिवहन का ये काम करेगा, परिवहन परिवहन का काम करेगा कौन, गोल्जी बॉडी, परिवहन का काम करेगा कौन, गोल्जी बॉडी। तो राम राम साथियों, आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम कल करने वाले हैं। ध्यान नहीं, हमारे जो यहाँ पर है बोटनी, सॉरी जो बायोलॉजी है उसका फाउंडेशन क्लास चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ये फाउंडेशन क्लास है। तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जो भी है ना, तो पुलिस वाले, ये फाउंडेशन क्लास है, सारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।